व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे निर्भय बैच का सबसे पहला लेक्चर। अ वेरी मेमोरेबल थिंग बिकॉज आप मेरे पहले निर्भय बैच हो। अभय बैच तो मेरा दूसरा होने वाला है इस साल, बट आप मेरे पहले फर्स्ट बैच हो। और कोई भी चीज़ पहली बार होती है ना, तो वो दिल के बहुत करीब होती है, दिल के बहुत क्लोज होती है। तो सिमिलरली आप वो स्पेशल बच्चे हो, आप वो स्पेशल मेरे रॉक स्टार्स हो जो पहली बार मेरे साथ निर्भय बैच में जुड़ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी हार्ट फेल्ट थिंग फॉर मी। तो इस जर्नी को हम शुरू करेंगे विथ हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है हॉर्नबिल का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, अब शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लैरिटी आज ही दे देती हूँ। वो क्या है? पहला लेक्चर है, आपके लिए कुछ चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, ये जो पूरा 45 दिन में हम कोर्स ख़त्म करेंगे, पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, वो कैसे करेंगे इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस? बात ऐसा है कि प्रारंभ बैच में, लॉन्ग टर्म जो बैच हमारा बन चुका था, उसमें हमने इन डिटेल लाइन बाय लाइन डिस्कस करके पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। अब फाइनल एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि मैं क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ाई करूँ तो एग्जाम्स में बहुत आसानी से स्कोर कर सकूँ बहुत अच्छा। ठीक है, हमारा टारगेट लिटरेचर है। टीचर हमेशा मार्क्स काटेगा ही काटेगा, बट उन चीज़ों को कंसिडर करके हम सिंह 95+ लाना है हमें इंग्लिश में। ठीक है, तो इस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे? स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए ना। बिना स्ट्रैटेजी के तो आप फिर पूरा ही जो हार्ड वर्क का रास्ता होता है वो लेते हुए आओगे, स्मार्ट वर्क तो करोगे नहीं। तो हम आते हैं स्मार्ट वर्क के रास्ते पे। हम करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर को डिस्कस। अभी से सारे चैप्टर में 45 डेज में हम देखेंगे जो जिस चैप्टर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनको डील करेंगे, एंड उनके साथ साथ हम हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। खुद के आपके नोट्स बन चुके हैं क्योंकि आप या तो प्रारंभ बैच से आ रहे हो तो बहुत अच्छे से नोट्स बन चुके हैं, और अगर आप नए हो अभी जो प्रारंभ में नहीं थे, आपने ये 45 डेज वाला क्रैश कोर्स लिया है, इसमें भी मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगी कि कैसे अपना सेल्फ मेड नोट्स आपको बनाना है ताकि आपका बोर्ड बोल रही हूँ मैं, बोर्ड तो अगले साल दोगे आपका फाइनल एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले निकालते हैं हमारे 2 हथियार एंड शुरू करते हैं हमारा लेक्चर फॉर द फर्स्ट क्लास। अब देखो, सबसे पहली चीज़, हमेशा आपको दिखता होगा कि हम पहले चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन इस बार का फ्लो थोड़ा अलग होगा। सबसे पहले हम थीम समझेंगे कि इस चैप्टर में पूरा जो चैप्टर है ना, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है, उनका कैरेक्टर स्केच क्या है, एंड मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कौन कौन से कैरेक्टर स्केचेस है, एंड फिर चैप्टर के इंपॉर्टेंट जंक्चर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ अगर हम देखें, थीम ऑफ दिस चैप्टर बहुत आसान है क्योंकि सबसे पहला चैप्टर आई एम श्योर सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी रखी है। सबसे पहला थीम है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। ये हम कैसे देखते हैं? दादी जो हमारी है यहाँ पे, ग्रैंड मदर जो है, शी इज़ द लेडी जिनका पोर्ट्रेट या पेन पिक्चर यहाँ पे खुशवंत सिंह हमें दिखाते हैं। मतलब क्या है? दादी जो है, शी इज़ द लेडी जिसके बारे में विद फुल डिटेल खुशवंत सिंह इस पूरे कहानी को लिखते हैं, है ना। तो दिस लेडी इज द ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, पुराने ख्यालात वाली दादी है हमारी, जो प्रेफर करती है कि रिलीजियस चीज़ें पढ़ाई जाए, भगवान का पाठ पढ़ाया जाए स्कूल में, मेन इम्पॉर्टेंट मेन स्ट्रीम जो पढ़ाई होती है ना वो करवाई जाए। डांस म्यूज़िक की क्या ज़रूरत है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई करो, वैल्यूज़ एंड मॉरल्स सिखाओ लो बच्चों को, ये सब चीज़ों में भरोसा रखती है। एंड मॉडर्निटी का थीम या एस्पेक्ट यहाँ पे ऐसे आता है कि व्हेन दीज पीपल शिफ्ट टू द सिटी, विलेज से, गांव से जब वो सिटी में शिफ्ट करते हैं, वहाँ जाके नए स्कूल में खुशवंत सिंह को अलग अलग चीज़ें सीखने मिलती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज्वाइन करते हैं वो, है ना। तो इन चीज़ों का जो मॉडर्निटी का टच होता है, वेस्टर्न एजुकेशन हमारा वेस्टर्नाइज हो रहा है। हम आजकल पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ
एकदम पहले आप सोचो तो ऋषि मुनियों के पास भेजा जाता था सब लड़कों को, वहाँ पे वो वेद एंड सारे पुराण हमारे जितने सारे हैं वो उन सब की पढ़ाई करते थे, शास्त्रों की पढ़ाई एंड ऑल। फिर धीरे धीरे चेंज होता गया एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स एस्टैब्लिश होने लगे, पहले विलेज वाले भी स्कूल्स होते थे, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ। एंड नाउ आपको सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारे एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, क्योंकि दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ होलसम डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है ना। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह को भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ी। फिर वो अपना खुद का स्पेस ले रहे थे, ये अपना स्पेस, मी टाइम, ये सारी चीज़ें ना पहले के ज़माने में नहीं हुआ करती थी। जब दादी छोटी थी या जब दादी बड़ी हो रही थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी नहीं थी, समझी नहीं थी, तो उनके लिए दीज आर ऑल मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। तो ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का यहाँ पे आता है पूरा सीन। नेक्स्ट क्या है, जेनरेशनल गैप। ऑब्वियसली बात है, कोई भी दादा दादी एंड पोता पोती में अगर आप डिफरेंस देखो तो बहुत ह्यूज जेनरेशनल गैप होता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करके एग्जाम्पल दूँ आपको, मैं इस जनरेशन में अभी, लाइक आई विल नॉट टेल यू माई एज, बट इस जनरेशन में मैं अभी हूँ एंड माई डैड इज़ ऑलमोस्ट इन हिज 80s, मतलब अभी 78 के वो होने वाले हैं दिसंबर में। तो हमारे में जो थॉट प्रोसेस का, अब चीज़ें करने का अप्रोच है ना, वो बहुत डिफरेंट है। तो देयर इज दिस जेनरेशनल गैप, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं आप सिर्फ बैंक में एफडी करो, बैंक में पैसे जमाओ, हमें क्या लगेगा हम स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में, अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पापा को लगता है क्या इतने बजे, 8 बजे 9 बजे के अंदर अंदर घर आ जाना, नहीं तो सेफ्टी इश्यूज हो जाएंगे, इधर नहीं जाओ, वैसा मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट अस वी लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, डू डिफरेंट स्टफ, है ना। हमें अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखनी होती है कि इससे मैं क्या मतलब सीख सकती हूँ, उससे मैं क्या सीख सकती हूँ। तो वी आर मोर एक्सप्लोर, मतलब क्या डोरा द एक्सप्लोरर जैसा हम लोग हैं। एंड हमारे पहले जनरेशन बहुत ही ज़्यादा ओल्ड माइंडसेट के हैं। इवन आप शादियों का केस ले लो, हमारे पेरेंट्स में ऐसा रहता है कि अपने रिलीजन के, अपने कास्ट के, सेम कैटेगरी में ऐसे शादी होनी चाहिए। अभी का माइंडसेट अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक लड़का ठीक होना चाहिए, लड़के में कुछ वैल्यूज़ एंड मॉरल्स होने चाहिए, तो मतलब व्हाट अबाउट द रिलीजन, ऐसे करके शादियाँ आजकल हो जा रही है ना। बट हमारे पेरेंट्स के टाइम में ऐसा नहीं था। तो जेनरेशनल गैप इस कहानी में भी काफ़ी दिखता है हमें कि दादी के कुछ सेट एक्सपेक्टेशंस है अपने पोते से, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है क्योंकि उनका पोता अलग एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है। तो उसके अपने नीड्स, अपने शौक हैं जो वो खुद पूरा कर रहा है। तो उसी वजह से अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कम्स अप विच इज़ द गैप बिटवीन, इस बारे में मैं बाद में भी बात करने वाली थी, बट स्टिल बिटवीन ग्रैंडमा एंड खुशवंत सिंह। ठीक है, ये जो गैप भी बनने लगता है ना धीरे धीरे, वो जेनरेशनल गैप की वजह से भी है। ठीक है, कि एक टाइम में बचपन में खुशवंत सिंह तो अपने दादी के साथ थे, बट जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं ही इज़ हैविंग और एक्सपीरियंसिंग अ चेंज ऑफ प्लेस, मतलब गांव से लेके शहर में भी चले गए। वो शहर जाके वो उनको अलग टाइप का ग्रोथ डेवलपमेंट दिख रहा है, तो उन्हें वो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड देन ही जॉइन्स इनटू द प्रेजेंट जनरेशन एंड उनका वेज एंड लाइफस्टाइल और दादी से वो उतना डिस्टेंस होने लगते हैं। ठीक है, अगला क्या है, टाइम द मोस्ट पावरफुल वेपन। दिस ऑल्सो शोज और इज़ एन एडिशनल फीचर कि कैसे उन दोनों में गैप आया दादी और खुशवंत सिंह में। समय बहुत बलवान है ऐसा कहा जाता है ना, तो यहाँ पे एक समय का जो थीम है ना वो भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि समय ने ही दादी को खुशवंत सिंह के साथ अकेला छोड़ दिया। दादी उसको संभाल के स्कूल लेके जाती थी, घर लेके आती थी, ख्याल रखती थी, देखभाल करती थी, सब सिखा रही होती थी बचपन में। समय ने ही उनमें दूरियां पैदा कर दी। वो शहर में आए, पहले पोता स्कूल में जब छोटा था तब एटलीस्ट सेम रूम शेयर करते थे, फिर बड़े होते होते रूम डिफरेंट हो गया, फिर पोता बाहर ही चला गया देश के, तो डिस्टेंस केप्ट ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। तो समय काफ़ी चीज़ें पलट सकता है, बदल सकता है। ठीक है,
एंड लास्टली द रिलेशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स विद द ग्रैंड चिल्ड्रन। अब लास्ट में एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जैसा भी दादा दादी और पोता पोती उनका रिश्ता हो, हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर हर ग्रैंड पेरेंट को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए उनका रह ही जाता है। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने कुछ बहुत बड़ी बदमाशी कर दी तो आपके दादा दादी आपसे बात नहीं करेंगे। नॉट हैपनिंग। रादर वो आपके पेरेंट्स को समझाते कि ठीक है, छोटे हैं, बच्चे हैं, हो जाती है गलती इनसे, माफ़ कर दो, समझा दो, सिखा दो, लेकिन दे हैव अनकंडीशनल लव फॉर देयर पोता पोती एंड पीपल। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार होता है ना, ये काइंड ऑफ अनकंडीशनल होता है। ठीक है, तो दीज वर द थीम्स दैट वी सी इन दिस चैप्टर। अब आते हैं कैरेक्टर स्केच पे। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस है अपने, उनको देखो। दो मेन कैरेक्टर स्केचेस है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको इस चैप्टर के बारे में कि एक तो खुशवंत सिंह जो हमारे नरेटर है उनका हो गया, और एक हमारी दादी। इन दोनों से ही कैरेक्टर स्केच बन सकता है अगर इस चैप्टर से आ रहा है तो। खुशवंत सिंह का पहले देख लो, ही इज़ द नरेटर ऑब्वियसली, वो इस पूरे कहानी का नरेशन करते हैं। ही इज सीन एज अ सेंसिटिव, ऑब्जर्वेंट एंड येट अफेक्शनेट बॉय या यंग मैन। सेंसिटिव, ऑब्जर्वेंट एंड अफेक्शनेट कैसे? ऑब्जर्वेंट तो बहुत आसान है, वो जैसे हर एक छोटे छोटे डिटेल्स को बताता है ना अपने दादी के बारे में कि रिंकल्स है, सफ़ेद बाल है, यू नो माला जब के मतलब प्रेयर्स पढ़ती रहती थी, सफ़ेद साड़ी पहनती थी, द थिंग्स दैट शी वुड डू, हर चीज़ के बारे में माइन्यूट डिटेल्स वो शेयर करते थे, है ना। तो ही वॉज वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट। आगे क्या है? अफेक्शनेट। अब दूरियाँ भले ही बढ़ जाए, बट अगर किसी के साथ आप बचपन से बड़े हो रहे हो ना, उनके लिए आपके दिल में प्यार रह ही जाता है। तो वी सी कि इवन बहुत साल बाद जब वो वापस आते हैं ना घर, उस टाइम पे भी ही स्टिल शोज लव एंड अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंड मदर। ठीक है, सेंसिटिव कैसे? क्योंकि हर छोटे छोटे चीज़ में ना, मतलब मैं दो इंस्टेंस बताती हूँ। जैसे पहले उनके पेरेंट्स ने उनको यहाँ दादी के पास छोड़ दिया, तो ही हर बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है ना कि माँ बाप छोड़ के मुझे चले गए, मैं कैसे रहूँगा अपने मम्मी पापा के साथ। लेकिन ही वेरी नाइसली अडेप्ट्स विथ हिज ग्रैंड मदर। वेरी सून दादी और उनको शहर लेके चले जाते हैं, तो वहाँ पे ही फील्स अ लिटिल ऑफ कि दादी खुश नहीं है, दादी मुझे छोड़ने नहीं जा पा रही है, तो मे बी इट इज़ गेटिंग अफेक्टेड, लाइक ये सारी चीज़ें दादी को अफेक्ट कर रही है। ही रियलाइजेस दो छोटे छोटे थिंग्स, तो सेंसिटिव भी हम उन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट, ही हैज़ अ परसेप्टिव आई फॉर डिटेल। ऑब्वियसली बात है, ऑब्जर्वेंट के साथ सिमिलर एक्सप्लेनेशन आ जाएगा इसका। एंड वैल्यू सिंप्लिसिटी, क्योंकि दादी में जो सादगी है ना, वो सादगी उन्हें दिखती है, और वो खुशवंत सिंह ना उस चीज़ को बहुत प्यारे तरीके से एलैबोरेट करते हैं अपने दादी के बारे में कि कैसे शी इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन, उनका फेथ है अपने कैसे बोलूँ ट्रेडिशन पे, अपने रिलीजन पे। वो भले ही दिखती बहुत बूढ़ी सी है, ओल्ड सी है, बट फिर भी she is very intelligent, she is very resilient, she is she's full of knowledge। ये सारे चीज़ें वो बहुत अच्छे से explain करते हैं about his दादी। and we also say he is a very good narrator। मतलब जो the way he has explained the chapter, जिस तरीके से उन्होंने पूरे चैप्टर या पूरे कहानी को बताया है, आप हर चीज़ लिटरली इमेजिन कर सकते हो कि क्या क्या चल रहा है, कौन कैसा दिखता है, किधर का सीन कैसा है। तो नरेटिव वे भी उनका, नरेशन का जो पावर है उनका, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, दादी का देख लेते हैं। दादी इज़ एन एल्डरली वुमन। एल्डरली मतलब काफ़ी एल्डरली, मतलब जब से खुशवंत सिंह ने उनको देखा है, ही हैज़ ऑलवेज सीन हर ओल्ड। ठीक है, शी वॉज फिजिकली फ्रेल, मतलब बुढ़ापे के साथ साथ आपकी बॉडी भी वीक होने लगती है ना, तो फिजिकली शी वॉज वेरी वीक। फ्रेल एज एन फ्रजाइल, वीक ऐसा। डिस्प्लेस रेजिलियंस, फुल ऑफ विजडम। तो दादी में ना काफ़ी सारी खूबियाँ थी। वो चाहे मतलब अपीयरेंस में बूढ़ी हो, बट उनमें सहनशीलता बहुत था, किसी भी चीज़ को, किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता थी, काफ़ी नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस था। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो चैप्टर का, कि जब
दादी को और खुशवंत सिंह को शहर में शिफ्ट कराया गया ना, दादी को काफ़ी दिक्कतें हुई क्योंकि वो मंदिर नहीं जा पाती थी, ऑथर को वो स्कूल ड्रॉप कर नहीं पाती थी, रास्ते में वो स्ट्रीट डॉग्स को खिला नहीं पाती थी, या काफ़ी सारी चीज़ें। देन शी सॉ कि स्कूल में, ऑथर के स्कूल में रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में पढ़ाना बंद हो गया था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें थे, उनके भी एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टी हो रही थी उनको भी। बट फिर भी वो जो सहनशीलता है ना, उस उम्र में भी उन्होंने दिखाया था कि ठीक है, everything is fine. So there comes another point which is adaptable and acceptance. वो बहुत आसानी से खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढल सकती थी कि अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट है तो मैं उस हिसाब से रहूँ, अगर कुछ बदलाव आ रही है मेरे लाइफस्टाइल में, मैं उस बदलाव में खुद को मतलब क्या बोलूँ, अडेप्ट कर लूँ, ठीक है। एंड अदर पॉइंट्स भी, रिलीजियस टेम्परामेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा पुराने तौर तरीक़ों में, भगवान में भरोसा रखती थी, फेथ रखती थी, ठीक है। एंड इनका एक्सप्लेनेशन एक और वो चीज़ है कि आप मोस्टली दादी को माला जपते हुए और प्रेयर्स मम्बल करते हुए देख सकते थे पूरे चैप्टर में, ठीक है। शी वॉज मच्योर एंड शी हैड द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस इन हर। मच्योरिटी उनमें दिखती है हमेशा, क्योंकि उम्र के साथ ना हर किसी में डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ आ जाती है। लाइक मैं अगर अपने भी बात करूँ, मैं जब स्कूल में थी, जब मैं अपने उस वर्जन के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे लगता है मैं कितनी सिली थी, कितने सिली टाइप डिसीजंस लेती थी एंड काम करती थी। तो द मोर यू ग्रो, उतना आपको विजडम, नॉलेज, मैच्योरिटी, सही गलत का फ़र्क समझना, ये सारी चीज़ें समझ आने लगती है। तो दादी एट हर एज वाज प्रिटी मैच्योर। अगर कुछ हो रहा है उनके आजू बाजू, एंड शी नोज कि उनके पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको उनके साथ ही रहना है, तो शी विल एक्सेप्ट इट। एंड वो अपने आप को किस तरीके से नॉर्मलाइज कर सके वो रास्ता ढूंढती रहती थी। मतलब इसका भी एग्जाम्पल ले लो, जब खुशवंत सिंह मतलब बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके थे दादी से, दादी ने एक और तरकीब निकाला था कैसे वो खुद को खुश रखते, खुद का माइंड हैप्पी करते। स्पैरोज को खिलाती थी ब्रेड क्रम्स, याद है? और घर में जब गांव में थी उस टाइम पे वो डॉग्स को खिलाती थी। तो शी वुड somehow or the other find ways to keep her mind busy, occupied and not get bothered by the things around her. क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रही है उनकी लाइफ में, उन चीज़ों से बॉदर नहीं होकर खुद को कैसे खुश रख सके, खुद को ठीक रख सके, एक्सेप्ट कर सके चीज़ों को, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती थी। तो वी कैन ऑल्सो से शी हैड अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर लाइफ, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक थी वो। ऑल्सो शी वॉज काइंड टू एनिमल एंड पीपल एंड हेडस्ट्रॉन्ग व्हेन नेसेसरी, ठीक है। एंड कंपैशनेट तो है ही, दिल में बहुत काइंडनेस, प्यार था, ना ही सिर्फ लोगों के लिए हो, इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए भी, ठीक है। तो दीज वर द कैरेक्टर स्केचेस हो गए, थीम्स हो गया आपका। अब आते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में। सो दिस इज लाइक अ चैप्टर पुट इन टुगेदर। क्या है, पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट रीड करेंगे एंड वील रिकॉल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। Narrator's grandmother had been old and wrinkled for 20 years. She had always been short, fat, and slightly bent. She moved about the house in spotless white clothes. Her one hand rested on her waist to balance her stool. With the other hand, she was always telling the beads of a rosary. The grandmother and the narrator were good friends. तो इनिशियल पार्ट में पहले तो आपको इन पॉइंट से दादी का वो दिख गया, अपीयरेंस समझ आता है पहला तो चीज़, ठीक है। शी वोर वाइट साड़ी, शी वोर वाइट क्लोथ्स, वाइट साड़ी, शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड हो गई थी। एंड देन शी वॉज ओल्ड, रिंकली, बहुत सारे झुर्रियाँ थी चेहरे पे। एंड शी हैड टू रेस्ट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दादी के अपीयरेंस को समझाने के लिए, ठीक है। एंड हमेशा यू वुड सी कि जो माला होता है ना, वो रोजरी के बीड्स, वो माला पूरा रोजरी इस लाइक बीड्स वाला माला जो जपते हैं लोग, वो हमेशा उनके एक हाथ में रहता था और दूसरा हाथ कमर में, तो ऐसे माला जपते हुए
घूमती रहती थी, ठीक है। तो उनके अपीयरेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, ग्रैंडमदर एंड नरेटर वो गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए जो मैं अभी ही बता के रख देती हूँ, द फेजेस। दादी और खुशवंत सिंह के रिश्ते में फेजेस में चेंजेस आई है, तो वो फेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। शी वोक हिम अप इन द मॉर्निंग, गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, शी वेंट टू स्कूल विथ हिम बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। नरेटर्स, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स जो इम्पोर्टेंट है विच इज़ उनका लाइफ स्टाइल या रूटीन, कहाँ पे, विलेज पे। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। क्या है कि जब वो लोग गांव में रहते थे, दादी के साथ खुशवंत सिंह को अकेला छोड़ दिया गया था। गांव में दादी ही खुशवंत सिंह का देखभाल करती थी, उनको खिलाना पिलाना, उनके साथ खेल कूद करना, हर चीज़ में दादी ही हमेशा साथ रहती थी। स्कूल के लिए सुबह तैयार करना, ब्रेकफास्ट करवा देना, फिर बैग लेके स्कूल तक उन्हें छोड़ने जाना। क्यों जाती थी? बिकॉज उसके पास ही मंदिर था, तो वो मंदिर में बैठ के पाठ पढ़ती रहती थी। स्कूल ख़त्म होता था तो उनको साथ में लेके वापस घर आ जाती थी। तो ऐसा पूरा उनका स्केड्यूल बन चुका था। एंड आते वक्त डॉग्स को रोटी खिलाती थी, ठीक है। तो वो स्केड्यूल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप। तो दिस वॉज फेज़ 1 दादी और खुशवंत सिंह के रिश्ते का। अब शुरू होगा फेज़ 2 जहाँ पे वो लोग शहर में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि नोट्स कैसे बनना है, अगर आपने अभी तक अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी में बोलूँ ना, जैसे एक इम्पॉर्टेंट बोल दिया कि दादी का अपीयरेंस क्या था, दूसरा इम्पॉर्टेंट उनके लाइफ में, मतलब दादी और खुशवंत सिंह के जो लाइफ में कनेक्शन था उसका फेज, डिफरेंट फेजेस पे चेंज कैसे हुआ उनका रिश्ता, डिड इट चेंज फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, तो वो फेजेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उनका लाइफस्टाइल या रूटीन क्या था जब दादी और खुशवंत सिंह अकेले गांव में रहते थे, वो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, फोर्थ एक्चुअली, कि शहर में मूव होने के बाद क्या क्या बदलाव आती है, ठीक है। तो ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक the English school, nor did she like science and music being taught at new school. As the years rolled by, they saw less of each other. When the narrator went up to university, common link of friendship was broken. तो क्या हुआ, नए शहर में जाने के बाद नए स्कूल में एडमिशन हुआ, एंड दिस वाज एन इंग्लिश स्कूल। गांव में तो विलेज के स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो हिंदी में पढ़ाई होती थी, रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता था, बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाई जाती थी। बट यहाँ पे एडवांस स्कूलिंग है, इंग्लिश स्कूल है, तो इंग्लिश बोलना सिखाया गया, इंग्लिश मीडियम में सारी पढ़ाई हो रही थी। तो दादी को होमवर्क करने में भी वो हेल्प नहीं कर पा रही थी, मतलब खुशवंत सिंह को जनरली वो बचपन से ही होमवर्क्स में हेल्प करती थी, बट अभी इंग्लिश में हो गया सब कुछ, तो होमवर्क में भी हेल्प नहीं कर पाती थी। प्लस स्कूल में अभी साइंस पढ़ाया जाता था, म्यूज़िक सिखाया जाता था। दादी को लगता था म्यूज़िक है, गाना बजाना, हाँ यहाँ पे वो बैठेगा क्या, महफिल जमाओगे क्या, तुम गाना वाना गाओगे क्या, ये क्या बात हो गया भाई, दिस इज़ फॉर द चीप पीपल, ऐसा दादी का सोच था। बट वो चीज़ें भी नए स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड जैसे मैंने कहा, होमवर्क नहीं करने में, मतलब होमवर्क करने में हेल्प नहीं कर पाती थी, स्कूल ड्रॉप करने नहीं जा पाती थी, सब्जेक्ट्स इक्विवेलेंट नहीं थे जिनमें दादी को पसंद आए कि वो क्या पढ़ा रहे नहीं। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनने लगा। बट एक कॉमन पॉइंट अभी भी ये था कि दोनों सेम रूम शेयर करते थे, ठीक है, स्टिल शेयर्ड सेम रूम, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो था कि सेम बेडरूम में सोते थे, तो एक दूसरे को मिलते रहते थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिस्टेंस बन गया था। फिर धीरे धीरे एज द इयर्स रोल बाय, मतलब इनका अपना लाइफ होने लगा, ऑथर का अपना पर्सनल लाइफ बनने लगा, दे स्टार्टेड सीइंग लेस ऑफ ईच अदर। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन किए ना, उनको अलग कमरा दिया गया, तो वो जो कॉमन लिंक था ना कि शेयरिंग द सेम रूम, वो भी टूट गया। द नेक्स्ट फेज, मतलब तीसरा फेज इन देयर लाइफ, तो ये कॉमन लिंक टूट जाता है, अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। दादी कंप्लीटली आइसोलेट हो जाती है,
दादी का जो बॉन्ड रहता है ना वो खुशवंत सिंह के साथ ही सबसे अच्छा होता है, और वो बॉन्ड भी हो जाने की वजह से दादी आइसोलेट हो जाती है, ठीक है, मतलब अकेली पड़ जाती है। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon did she relax for a while to feed the sparrows. Hundreds of little birds collected around her. It was the happiest half hour of the day for her. तो यहाँ पे एक और जंक्चर है. This is that another point कि वो सर्वाइव करने का अलग दूसरा तरीका कैसे ढूंढ ली थी, खुद को खुश रखने का क्या तरीका ढूंढ ली थी वो. तो जैसे ही खुशवंत सिंह के साथ नाता ऑलमोस्ट टूट ही गया, द लास्ट लिंक जो एक धागे से जुड़ी हुई थी ना उनकी दोस्ती या उनका बॉन्ड, वो धागा भी टूट गया था, साथ में रहते भी नहीं थे. तो अब दादी क्या करे पूरे टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पिनिंग व्हील पे रहती थी एंड शी वुड रिसाइट प्रेयर्स. Next, what she would do is, the most happy time for her in her whole day would be feeding the sparrows. दोपहर में ऊपर छत पे जाती थी, मतलब बैल्कनी उनका जो था, छत पे नहीं, उनके बैल्कनी में, एंड वहाँ जाके ब्रेड क्रम्स लेके बैठ जाती थी. तो स्पैरोज आते थे, कभी उनके सिर पे बैठ के, कंधे पे बैठ के, गोद में बैठ के, इधर उधर घूम के स्पैरोज उनसे ब्रेड क्रम्स खाती थी, ब्रेड्स खाती थी, ठीक है. दैट वुड बी द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हर. रोज का उनका हैबिट बन गया था. नाउ शी केम टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन व्हेन द नरेटर वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज. अब यूनिवर्सिटी में तो जाने के बाद वो एक लिंक भी टूट गया, अब और ज़्यादा दूरियां बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब नरेटर जा रहे थे शहर से भी बाहर, देश के बाहर, बाकी का पढ़ाई करने के लिए. तो अब दादी कंप्लीटली डिस्टेंस हो गई थी, अब नो कनेक्शन, नो कॉन्वर्सेशन, नथिंग वाला टर्म हो गया था. तो दादी खुशवंत सिंह चले जाने के पहले उनको सी ऑफ करने भी गई थी, लेकिन उस टाइम पर मोस्टली वो प्रेयर्स ही पढ़ते रह रही थी, तो शी डिड नॉट से मच बट हर आई स्पोक. एंड खुशवंत सिंह को ये फील हुआ था कि दादी इज़ वांटिंग मी टू बी, क्या बोलूँ मैं, दादी चाहती है कि मैं अच्छे से रहूँ, अपना पढ़ाई अच्छे से करूँ, देखभाल रखूँ, एंड मे बी शी इज़ गोइंग टू मिस मी. वो उनके चेहरे पे दिख रहा था, लेकिन वो बोल नहीं कुछ नहीं रही थी, वो बस अपने प्रार्थनाएं प्रे कर रही थी कंटिन्यूसली. Silently she kissed his forehead. The narrator thought that it was his last meeting with her. ये क्यों आया था? Why is this part important? कारण दादी ऑलरेडी काफ़ी ओल्ड लगती थी, है ना. तो खुशवंत सिंह को पता नहीं था कि मैं कब वापस आऊँ. अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, पता नहीं कितने साल बाद आऊँगा, तो आने के बाद पता नहीं दादी रहेगी कि नहीं रहेगी. सो दैट वॉज अ वेरी इमोशनल टाइम, वो गुड बाय का टाइम, क्योंकि उनको लगा कि शायद मैं दादी को आखिरी बार देख रहा हूँ. शी इज़ सो ओल्ड. मे बी जब मैं बाहर हूँ, शी पास, मतलब वो पास ऑफ बोलने नहीं चाहती थी, मे बी वो ना रहे, है ना, उम्र की वजह से. तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुख दे रहा था. बट व्हेन ही रिटर्न्स ही वुड बी वेरी हैप्पी टू सी कि दादी अभी भी है, ठीक है. आफ्टर 5 years when he came back home, she received him at the station. She to look the same as earlier. ये भी important है कि 5 साल बाद जब वो वापस आए अब्रॉड से, तो दादी गई थी मस्त एकदम रिसीव करने के लिए अपने पोते को, क्या अरे मेरा पोता वापस आ गया टाइप ऑफ. तो जब वो गई, खुशवंत सिंह ने देखा मेरी दादी अभी भी वैसी है, इतने सालों से मैंने जैसा देखा था. इट्स लाइक शी हैज़ नॉट एज्ड अ सिंगल डे मोर, शी इज़ द सेम. वैसे ही रिंकली, वाइट हेयर, वाइट क्लोथ्स, ऐसे कमर बेंड करके हाथ में रोजरी, शी इज़ द सेम, ठीक है. एंड शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड. घर पे मस्त ढोल ढोल बजा के नाच रहे थे, गा रहे थे, ठीक है. शी सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन बाय थम्पिंग एन ओल्ड ड्रम एंड सिंगिंग सॉन्ग्स. शी इवन फॉरगॉट टू प्रे दैट डे. तो पोते के वापस आने की खुशी से, मतलब दिस शोज द लव फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड. खुशवंत सिंह के लौटने की खुशी उनको इतनी ज़्यादा थी कि मेरा पोता वापस आ गया कि वो उस दिन प्रे करना भी भूल गई थी. शी वॉज लॉस्ट इन सेलिब्रेटिंग. ढोल बजा रही थी, गाना गा रही थी ज़ोर ज़ोर से. एंड इस बारे में वो बाद में रियलाइज़ करती है
कि मैं इतनी मगन हो गई थी सेलिब्रेशन में कि मैंने इस दिन प्रे भी नहीं किया। एंड उनका जो हेल्थ कंडीशन भी था ना, शी वॉज प्रिटी ओल्ड, उस हालत में शी प्लेड द सॉन्ग, सेलिब्रेटेड सो मच, गाना गाए, थोड़ा एग्जॉशन हो गया था उनके बॉडी में भी उस चीज़ का। शी ओवर टायर्ड हर सेल्फ एंड फेल इल, इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर लिए जैसे मैंने कहा कि उनका तबीयत खराब हो गया, बिगड़ गया। शी टोल्ड दैट हर एंड वॉज क्वाइट नियर, शी लेड पीसफुली इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर ब्रीथ्स, शी डाइड इन द आफ्टरनून। तो इट वॉज लाइक ऐसे बीमार पड़ी ना वो कि वो खुद ही समझ गई थी। ऐसा होता है अगर आप देखोगे बुजुर्गों के साथ कि उनको ना काइंड ऑफ एक भनक लग जाती है कि अब तो हो गया भाई, ये मेरा आखिरी वक्त है। मतलब हर टाइम पे ऐसा नहीं बोलते वो, लेकिन दे समहाउ रियलाइज इट कि अब शायद नहीं होगा, अब शायद मैं सर्वाइव नहीं करूँगा या करूँगी। एंड द सेम इज़ व्हाट खुशवंत सिंह की दादी फेल्ट कि अब शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अपने आखिरी वक्त में वो किसी से बात नहीं करना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। शी जस्ट वॉन्ट्स टू प्रे टू गॉड, भगवान का प्रेयर, मतलब भगवान के प्रेयर्स को वो रिपीट करती रह रही थी, वो माला जपते रह रही थी। एंड शी वॉज लाइंग वेरी पीसफुली ऑन द बेड इटसेल्फ। उसी लाइक द नेक्स्ट दोपहर, ऑथर कल आए थे, नेक्स्ट मॉर्निंग के दोपहर में ही शी डाइड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उनके डेथ से खुशवंत सिंह के मॉम डैड को कितना इफेक्ट हुआ उतना रेलिवेंट नहीं है, बट जिन पे वो प्यार बरसाती रहती थी ना, उनको बहुत बुरा लगा। दे वर एक्चुअली अफेक्टेड बाय इट। जैसे her dead body was put on the stretcher, thousands of sparrows had scattered on the floor. There was no chirping by them. They were really mourning. Narrator's mother threw small crumbs of bread to the sparrows, but the sparrows took no notice of them. They flew away quietly when her dead body was carried off. So this shows the significance of love, या the bond of love. कि प्यार प्यार होता है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान से ही होगा। जैसे कि जो पेट पेरेंट्स भी होता है ना, स्पेशली मैं ये चीज़ बहुत फील करती हूँ कि लियो, मतलब मेरा जो डॉग है लियो, वो बोल नहीं सकता है, वो बस अपने एक्शन से ही जितना समझा सकता है और हम जितना समझ सकते हैं। बट फिर भी जो प्यार होता है ना, और जब किसी के भी बीच, इंसानों के बीच हो, इंसान जानवर हो, या किसी के भी बीच जब प्योर लव का बॉन्ड हो ना, उनसे जुदाई इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये चीज़ इस कहानी में सबसे ज़्यादा दादी को खोने का गम अपेरेंटली स्पैरोज फील कर रहे थे, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मोर देन 5 years, दादी उन स्पैरोज के साथ रोज़ दोपहर में टाइम स्पेंड करती थी। एंड दादी के गुजरने से ऐसा लग रहा था कि वही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे। कि दादी का बॉडी जब उनके कमरे में जब स्ट्रेचर में रखा गया था, तो उस दिन हज़ारों स्पैरोज आए थे एंड दे वर सिटिंग पूरे अलग अलग एरियाज में स्कैटर्ड होके, बट कोई चर्प नहीं कर रहा था। स्पैरोज चर्प करते थे, चर्प करते रहते, बट नन ऑफ द स्पैरोज वर चर्पिंग। ये देख के खुशवंत सिंह की मम्मी को लगा शायद ये लोग आए थे ब्रेड क्रम्स खाने उनके रेगुलर मतलब हैबिट के हिसाब से, तो उन्होंने कुछ ब्रेड क्रम्स दिए भी। बट देन पीपल रियलाइज कि वो लोग ब्रेड क्रम्स के लिए नहीं आए थे, दे केम टू मोर्न फॉर द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। मतलब वो खाना तो खैर कहीं से भी खा लेंगे, बट ये जो लॉस था ना, ये कितना हैवी एक लॉस है, ये दीज बर्ड्स कुड अंडरस्टैंड और फील इट। एंड देन फाइनली जब दादी को लेके गए ये लोग अंतिम कार्य के लिए, तो द बर्ड्स ऑल्सो फ्लू अवे एंड दे नेवर रिटर्न्ड। ठीक है, जो जो जंक्चर्स मैंने बोला, दोज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस होल चैप्टर। अब हम क्या करेंगे, एक बार जल्दी से 2 चीज़ें देखेंगे, 3 नहीं 2 चीज़ें। एक होगा समरी ऑफ दिस चैप्टर इन अ वेरी शॉर्ट वे। देखो मैंने ऑलरेडी पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया था डिटेल में, अब उसका एक शॉर्टर वर्जन बना, अब इसका भी एक छोटा सा शॉर्ट वर्जन बनाएंगे। एंड जो 3-4 फेजेस में इनका रिश्ता बदला है, उसको भी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो चलो उस पर नज़र डालते हैं।
तो क्या देख रहे हैं हम समरी में? बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो रही है पूरे चैप्टर में? ऑथर रिमेंबर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, टॉक्स अबाउट ग्रैंड मदर मेनली इन दिस चैप्टर। उसके साथ साथ ऑथर्स चाइल्डहुड विथ हिज ग्रैंड मदर इज बीइंग डिस्कस्ड इस पूरे कहानी में। ऑथर व्हेन ही गोज एट स्कूल इन द रूरल और इन द विलेज, उस टाइम का उनको क्या पढ़ाया जाता था, उनका क्या रेगुलर रूटीन हुआ करता था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या था कि द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशन ऑफ ऑथर एंड ग्रैंडमा इज डिस्टर्ब विथ न्यू स्कूल, एज इन सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट वॉज व्हेन उनको विलेज से लेके सिटी में शिफ्ट करना था। तो विलेज से सिटी में वॉज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप। उसके बाद से धीरे धीरे रिश्ता ऐसे से वो टर्निंग पॉइंट हो, फिर ऐसे 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 दूर हो गया। ठीक है, ब्रोकन बॉन्ड, ऑथर गोज अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। तो दिस इज द टाइम व्हेन वो जो रिश्ता था भी, व्हेन ही लेफ्ट दूर जाने के लिए, अब्रॉड जाके पढ़ाई करने के लिए, जितना भी उनका वो टाइज एंड बॉन्ड्स था ना, वो ऐसा हो चुका था। बट अब दादी है, अपने पोते के लिए प्यार तो उनके दिल में होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ग्रैंडमा सेलिब्रेट्स ऑथर्स रिटर्न एंड फॉल्स सिक एंड शी डाइज, मॉर्निंग ऑफ द स्पैरोज इज सीन एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। मतलब जिस दिन ऑथर वापस आए थे ना अब्रॉड से, दादी बहुत ज़्यादा खुश थी और उस खुशी में उन्होंने हद से ज़्यादा सेलिब्रेट कर लिया था, जिस वजह से शी सॉर्ट ऑफ फेल्ट सिक एंड बीमार होकर शी अंडरस्टूड कि मतलब इतना उम्र हो चुका है, उस उम्र में इस लेवल में ढोल बजाओ, गाना गाओ ज़ोर ज़ोर से, ये सब करने के बाद बीमार ऐसी हुई वो कि शी रियलाइज कि अब मैं नहीं बचने वाली। एंड व्हेन शी डाइज, सबसे ज़्यादा दुख हम देखते हैं वो करते हैं जिनके साथ उनका इन लास्ट 5-6 सालों में बॉन्ड सबसे ज़्यादा क्लोज था, विच इज़ द स्पैरोस। उनको सबसे ज़्यादा दुख था फिलहाल दादी के मौत से। ठीक है, एंड लास्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ चाइल्ड, लाइक द रिलेशनशिप, फेजेस ऑफ किसका है ये? रिलेशन बिटवीन ग्रैंडमा ये क्या हो गया भाई, एंड ग्रैंडसन। इस रिश्ते का फेसेस जो हम बात करेंगे, सबसे पहला फेज होगा द चाइल्डहुड फेज, जब वो विलेज में एक साथ रहते थे। स्कूल मतलब दादी ही पूरा देखभाल करती थी, स्कूल लेके जाना लेके आना, सारा चीज़ हमेशा साथ रहते थे। पापा मम्मी नहीं रहते थे, वो शहर में रहते थे, दादी के साथ खुशवंत सिंह रहते थे। दैट वॉज द फर्स्ट फेज विच वॉज द चाइल्डहुड ऑफ द ऑथर। उस टाइम पे द बॉन्ड वॉज एकदम मजबूत। उसके बाद द एडोलेसेंस फेज आया व्हेन दे हैड टू शिफ्ट टू द सिटी। सिटी में शिफ्ट करके नया स्कूल, नया एनवायरनमेंट, ऑथर को दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती थी स्कूल में, दादी हेल्प नहीं कर पाती थी, देयर यूज्ड टू बी अ गैप। फिर दादी को पसंद नहीं आता था जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे स्कूल में। तो द वन कॉमन लिंक बिटवीन देम वाज दैट दे स्टिल लिव्ड इन द सेम रूम, लेकिन उनमें दूरियां बढ़ने लगी थी। द फ्रेंडशिप चेंज्ड एज दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ हिज इंग्लिश लेसन्स एंड द न्यू मॉडर्न लाइफ स्टाइल ही वॉज एक्सपोज्ड टू इन द सिटी। दादी पहले हर चीज़ में इन्वॉल्व थी, बट अब शी कुड नॉट हेल्प विथ एनी थिंग रिलेटेड टू हिज अकेडमिक लाइफ। दस दादी और खुशवंत सिंह में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने लगा था धीरे धीरे। ओनली लिंक वॉज कि वो साथ में एक कमरे में रहते थे, जो बहुत जल्द जब यंग अडल्टहुड फेज में आ गए खुशवंत सिंह, विच इज़ व्हेन ही जॉइंड यूनिवर्सिटी, उस टाइम से लेके ऑथर के लिए एक सेपरेट कमरा दिया गया। तो अब जो एकमात्र बॉन्ड था वो बॉन्ड भी टूट गया। दे स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली एंड उसके कुछ टाइम बाद ऑथर अब्रॉड चले गए, देश के भी बाहर चले गए, तो बॉन्ड कंप्लीटली टूट ही गया था। यू कैन से दिस फेज वॉज द बिगिनिंग ऑफ कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, ये 3 अपने फेजेस थे। तो बस इतना ही है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर दिस चैप्टर। आई होप ऑलरेडी चैप्टर आपने पढ़ रखा था, अभी पूरा क्लैरिटी मिल चुका है आपको। दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइज। Stay smiling and happy. Signing off for Teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.